हेलो बच्चों, माई सेल्फ श्रीकांत। पिछली बार हमने बात करी थी एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है वो है लीवर। ठीक है, हमें देखना है कि लीवर की संरचना कैसी है, उसके कार्य क्या है और वो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे जो स्लाइड दिख रही है, यहाँ लिखा हुआ आर, यहाँ लिखा है एल। आर का मतलब होता है राइट, एल का मतलब होता है लेफ्ट। राइट और लेफ्ट, तो यहाँ पे देखिए ये साइड जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये हमारे पास है राइट लोब। कौन सा है? राइट लोब। क्लियर? और यहाँ पे जो स्लाइड आपको दिख रही है, दिस इज द लेफ्ट लोब। क्लियर? अब देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो राइट लोब है हमारा, राइट लोब हमारा लेफ्ट लोब से बड़ा है। यस और नो? यस, राइट लोब हमारा लेफ्ट वाले लोब से बड़ा है। और ध्यान दीजिए कि राइट लोब और लेफ्ट लोब के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये इस तरह से, ये जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट हमारे राइट और लेफ्ट दोनों लोब को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यस और नो? यस, मतलब राइट लोब और लेफ्ट लोब को बीच में से डिवाइड कौन कर रहा है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये तो बात समझ में आ रही है, सामने दिख रहा है आपको। लेकिन फैल्सीफॉर्म लिगामेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट और जो प्राइमरी काम है वो दूसरा है, जो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो देखिए वो है क्या। आपको मालूम है कि जो हमारा लीवर है वो किस साइड होता है? वो हमारे लोकेशन इस साइड पर प्रेजेंट है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में वो प्रेजेंट है। एब्डोमिनल कैविटी में इस साइड पे, मतलब हमारे फेफड़ों के नीचे, मतलब लंग्स के नीचे और लीवर के ऊपर एक संरचना प्रेजेंट होती है जिसे हम नाम क्या देते हैं? डायाफ्राम। क्या नाम देंगे? डायाफ्राम। तो यहाँ देखिए इसमें इस तरह से यहाँ पे एक पोजीशन रहेगा जहाँ पे लगा हुआ डायाफ्राम, और डायाफ्राम से ये लीवर हमारा इस फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से कनेक्ट है। जोड़ दिया, बात समझ में आई ना? क्या बताया? स्टार्टिंग से फिर सुनिए कि जो राइट लोब है हमारा, वो लीवर का राइट लोब लेफ्ट वाले लोब से बड़ा है। उन दोनों लोब्स को डिवाइड कौन कर रहा है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट का जो मैंने ये काम बताया आपको कि राइट लोब और लेफ्ट लोब को डिवाइड करना, ये उसका दूसरा काम है। मतलब इट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। बट व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट? दैट इज द टू कनेक्ट द लीवर विद द डायाफ्राम। अब कनेक्ट किया क्यों है? बात समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा डायाफ्राम है, इसे ये लीवर है, ये जोड़ दिया। ठीक, मतलब लीवर हमारा डायाफ्राम से जुड़ा हुआ है। अगर ये डायाफ्राम ना हो तो लीवर की जो पोजीशन है, जो फिक्स पोजीशन है लीवर की, वो पोजीशन हमेशा इधर उधर होती रहेगी। मतलब इट विल नॉट बी स्टेबल इन द एब्डोमिनल कैविटी। लीवर इज स्टेबल इन द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज लीवर इज कनेक्टेड विद द डायाफ्राम विद द हेल्प ऑफ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए इस पोजीशन पे हमने क्या किया है? नीचे की तरफ जब नीचे हम बढ़े तो नीचे हमने राइट वाले लोब से एक ट्यूब निकाली है, ये देखिए। क्लियर? लेफ्ट वाले लोब से भी ट्यूब निकली हुई है इस तरह से। ठीक है ना? तो राइट वाले लोब से जो ट्यूब निकला हुआ है, क्या नाम दिया? राइट हिपैटिक डक्ट। अब एक बात हमेशा बच्चों याद रखना, जब कभी भी हिपैटिक वर्ड आएगा, ठीक है ना, नाम क्या आ रहा है? हिपैटिक। ये या फिर एक और वर्ड आता है हिपैटो। हिपैटिक है, हिपैटो है। अगर ऐसे कोई वर्ड आते हैं तो समझ लीजिए हमेशा उसका संबंध हमेशा लीवर से होता है। बात समझे ना? हिपैटिक हो या हिपैटो, दे आर ऑलवेज रिलेटेड विद द लीवर। क्लियर? तो राइट साइड से जो ट्यूब बाहर निकल रही है उसे क्या नाम दिया? राइट हिपैटिक डक्ट। और जो लेफ्ट साइड से यार इसको नाम क्या दिया? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। अब ध्यान दीजिए जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड से जो हमारे पास ट्यूब्स आ रही हैं, वो दोनों आके कॉमन इस वाले पॉइंट पे जुड़ रही हैं। बात समझ में आ रही है? क्या बताया कि राइट और लेफ्ट दोनों से जो ट्यूब बाहर आ रही हैं वो आके इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो रही हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है। मतलब राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कॉमनली आर अटैच एट दिस पॉइंट। नाम क्या दिया? कॉमन हिपैटिक डक्ट। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब नीचे की तरफ आए तो कॉमन हिपैटिक डक्ट वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ आएगा और इससे कनेक्ट है हमारे पास यहाँ पे सिस्टिक डक्ट। बात समझ में आ रही है? अब सिस्टिक डक्ट अब दिख तो रही है। अब ध्यान दीजिए एक छोटी सी बात आ रही है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया लेकिन यहाँ पे जो सिस्टिक डक्ट है उसकी जो संरचना है वो ऐसी, वो इस तरह से। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट का पॉइंट है संरचना। हमारे बायोलॉजी में किसी भी चीज़ की जो संरचना होती है उसका अपना एक अलग उद्देश्य होता है। ठीक है? यहाँ पे हमारा जो सिस्टिक डक्ट है, इसका जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो एक स्ट्रेट फॉर्म में ना होकर स्पाइरल फॉर्म में है। क्यों है?
वो स्पाइरल फॉर्म इसलिए है क्योंकि हमें एसिस्टिक डक्ट में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, फ्लो कौन सा लिक्विड हो रहा है, बाइल जूस, उस बाइल जूस को यहाँ पर कलेक्ट नहीं होने देना है। स्पाइरल होने की वजह से यहाँ पर गॉल स्टोन बन नहीं पाता। बात समझ में आई ना? ये स्पाइरल है जिसकी वजह से यहाँ पर गॉल स्टोन फॉर्म नहीं हो पाता है। इतनी बात क्लियर है? इसी वजह से कैसा ही है, स्पाइरल है। क्लियर? कुछ लोग होते हैं जिनमें गॉल स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो स्पाइरलिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, इसी वजह से वहाँ पर गॉल स्टोन बनता है। नीचे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस सिस्टिक डक्ट से कौन जुड़ा हुआ है हमारे पास? गॉल ब्लैडर। दिख रहा है आपको? गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर है क्या, ध्यान दीजिए। गॉल ब्लैडर की जब हम बात करेंगे तो इसका काम क्या है, आप लोगों ने पहले जो क्लासेस पढ़ी हैं, क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, गॉल ब्लैडर इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द बाइल। बात समझ में आ रही है? मतलब गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को अपने अंदर स्टोर करने का काम कर रहा है। ये तो बात समझते हैं हम लोग। लेकिन ये तो इसका एक फंक्शन हुआ, दूसरा फंक्शन क्या है? गॉल ब्लैडर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्सेंट्रेट द बाइल। मतलब दिस गॉल ब्लैडर रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्सेंट्रेट द बाइल। बाइल आपने नाम सुना है, बाइल जूस बना कौन रहा है? लीवर। स्टोर कहाँ पे हो रही है? गॉल ब्लैडर में। स्टोर होना पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन कौन सा है? उस बाइल को अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट कर देना। बात समझ में आई? अब मैंने बोल तो दिया कि बाइल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, सही बात है, लेकिन बाइल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो कैसे रहा है? रीजन क्या है? समझिए, लीवर से जो बाइल बन रहा है, ये जो बाइल अपने अंदर बना रहा है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 96 to 97% वाटर होता है। ठीक है ना? इसमें लगभग 96 से लेकर 97% होता है वाटर। क्लियर? अब जैसे ही ये बाइल कहाँ पे आ रहा है हमारे पास? इस गॉल ब्लैडर में। अब ये करेगा क्या? ये गॉल ब्लैडर अपने अंदर अप्रोक्सीमेटली लगभग 10% वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। बात समझ में आई? क्या बताया? लीवर ने जो बाइल बनाया, कितना उसमें वाटर था? 96 to 97%। ठीक है? बाइल कहाँ पर आया स्टोर होने के लिए? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर ने क्या किया? अप्रॉक्सीमेटली 10% वाटर उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। तो जो बाइल आया था वो हमारा कॉन्सेंट्रेट होगा कि नहीं होगा? यस, हो जाएगा। बात समझ में आई ना? इसीलिए बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर दे स्टोर द बाइल बट ऑल्सो दे कॉन्सेंट्रेट द बाइल जूस। बात समझ में आ रही है? तो ये काम है हमारा गॉल ब्लैडर का। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम नीचे की तरफ आए, ये था कॉमन हिपैटिक डक्ट हमारे पास। सिस्टिक डक्ट ये हमारा हो गया इस साइड पे। नीचे आए तो हमें क्या मिल गया? कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट हमने इसे नाम क्यों दिया? अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इस साइड पे, सिस्टिक डक्ट इस वाले पॉइंट पर आके ओपन हो रही है। क्लियर? कॉमन बाइल डक्ट इस वाले पॉइंट पर आ रही है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, बात समझ में आ रही है? क्या नाम दिया उसे? कॉमन बाइल डक्ट। क्यों? क्योंकि सिस्टिक डक्ट से भी बाइल यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से भी तो बाइल आ रहा है ना। तो इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है? दो साइड से बाइल आ रहा है। तो क्या नाम दिया हमने उसे? कॉमन बाइल डक्ट। इतनी बात क्लियर है? उसके ऊपर क्या नाम दिया था? कॉमन हिपैटिक डक्ट। नीचे जब बढ़ेंगे तो इस कॉमन बाइल डक्ट में हमें एक दरवाजा मिलेगा। दरवाजा मतलब मैंने तो पहले बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्टमक के बारे में, वहाँ मैंने आपसे बोला था कि दरवाजा क्या है? एक तरह की स्फिंक्टर है। ठीक है? क्या देखिए, इसलिए मैंने लिखा हुआ है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या नाम दिया हुआ है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। अब स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन की कहाँ पर है? ध्यान दीजिए, कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पर है? कॉमन बाइल डक्ट में इस पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास? स्फिंक्टर। कौन सा? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे, मतलब स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन के नीचे बढ़ेंगे इस वाले पोजीशन पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? इस पोजीशन पे यहाँ पर हमारा कैनेट है पैंक्रियाज। क्या कैनेट है? पैंक्रियाज। अब याद करिए पहला वाला लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी, वहां मैंने आपको बताया था कि पैंक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ बॉडी। कैसी है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है। उसमें जो दो तरह के हार्मोन निकल रहे हैं, पहला एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन। वहां पे मैंने आपको दो हार्मोन के एग्जांपल दिए थे। पहला कौन सा दिया था? इंसुलिन। दूसरा कौन सा दिया था? ग्लूकागोन। बताया था इंसुलिन क्या कर रहा था? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा था और ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा था। बताया था मैंने आपको। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज इस कॉमन बाइल डक्ट से जिसकी सहायता से जुड़ा हुआ है, इस वाले पॉइंट पे देखिए, ये दिख रहा है आपको? इसकी मदद से ही तो ये पैंक्रियाज हमारा इससे जुड़ा हुआ है।
इसको नाम क्या दिया हमने, पैंक्रियाटिक डक्ट। इस पैंक्रियाटिक डक्ट का एक और नाम होता है दैट इज द डक्ट ऑफ वॉल्सिंग। बात समझ में आई ना, क्या नाम दिया, पैंक्रियाटिक डक्ट, या दूसरा नाम क्या दिया हमने, डक्ट ऑफ वॉल्सिंग। इतनी बात क्लियर है। नीचे बढ़ते हैं, नीचे देखिए दिया पैंक्रियाज। आपको नहीं लग रहा कि जो पैंक्रियाज की संरचना है वो एक पत्ती के समान है कि नहीं, कैसा है, एक पत्ती के समान संरचना है, तो इसीलिए लिखा हुआ है पैंक्रियाज इज द लीफ शेप, एक पत्ती नुमा संरचना होती है पैंक्रियाज। और लोकेटेड कहाँ पर है वो अभी हम देखेंगे सिंपल से डायग्राम बना के। नीचे जब बढ़े हम लोग वहां पे हमें क्या मिल गया, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अब मैंने आपको पहले बताया दो वर्ड, हिपैटिक दूसरा हिपैटो, दोनों वर्ड जहां पे आ रहे हैं उन दोनों का संबंध होता है लीवर से, बताया था मैंने आपको। अब इसका संबंध तो हो गया लीवर से, जो पहला वाला वर्ड है ये, दूसरा वर्ड दिया पैंक्रियाटिक, तो इसका संबंध किससे होगा, पैंक्रियाज से। मतलब लीवर से आने वाली जो ट्यूब है और पैंक्रियाज से आने वाली ये जो ट्यूब है, जिस कॉमन पार्ट पे ओपन हो रही है उससे हमने नाम क्या दिया, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इतनी बात क्लियर है। अब जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट हमारे पास है वो जब आगे बढ़ेगी तो एक आगे की तरफ फूली हुई संरचना होती है, उससे हमने नाम क्या दिया, एम्प्यूला, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो संरचना आपको दिख रही है ये वाली, इसको नाम क्या देंगे हम लोग, एम्प्यूला। क्लियर। इस एम्प्यूला के ऊपर भी एक दरवाजा लगा हुआ है, नाम क्या दिया, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। बात समझ में, क्या नाम दिया, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अब आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी कहता है कि वहाँ पे हमारे पास स्फिंक्टर ऑफ ओडी प्रेजेंट है। अब स्फिंक्टर ऑफ ओडी कर क्या रहा है, ध्यान दीजिए, जब हम इसी एम्प्यूला के नीचे लगे हुए स्फिंक्टर ऑफ ओडी को कनेक्ट करेंगे किसके साथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से। पढ़ाया था आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, ड्यूडेनम, दूसरा जीजनम, तीसरा इलियम। तो वहाँ मैंने आपसे बोला था कि जो ड्यूडेनम है उसमें मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है, बताया था। जीजनम पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इलियम में विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो क्या होता है, इस वाली पोजीशन से यहाँ पे इस तरह से ये हमारा ड्यूडेनम इससे कनेक्ट होता है, जोड़ दिया। ये क्या हो गया हमारे पास, ड्यूडेनम। क्लियर। किससे कनेक्ट है हमारे पास, इस एम्प्यूला से। और यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। मतलब जो बाइल आ रहा है और जो पैंक्रियाटिक जूस यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहे हैं उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। और यहाँ से जो बाइल नीचे आ रहा है सिस्टिक डक्ट से, और जो यहाँ से जो आ रहा है कौन कंट्रोल कर रहा है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। इतनी बात क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास है लीवर का डायग्राम। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की तरफ हमें कुछ और इसमें पॉइंट्स आएंगे। जैसे अगर हम लीवर को काटें, समझिए लीवर को हमने क्या किया, इतना पार्ट काट के अलग निकाला, बात समझ में आ रही है। तो वो उसकी संरचना है कैसी, उसका काम क्या है, वो किससे बना हुआ है। आपके एनसीईआरटी में वर्ड दिया हुआ हिपैटिक लोब्यूल, एनसीईआरटी की लाइन दिया बोल रहा हूँ कि हिपैटिक लोब्यूल इज द यूनिट ऑफ लीवर। क्या है, हिपैटिक लोब्यूल इज द यूनिट ऑफ लीवर। अब लेकिन बात तो आ रही हिपैटिक लोब्यूल की। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हिपैटिक लोब्यूल वो किससे बना है, हिपैटिक लोब्यूल जो है वो किससे बना है, वो आपको नहीं मालूम है, एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं है। तो अब वो हम देखेंगे कि अगर हम लीवर को काट के बाहर निकाल लें, इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसमें कौन कौन सी संरचना अंदर प्रेजेंट है। वहाँ दो चीज़ें मिलेंगी, पहली मिलेगी हिपैटिक लोब्यूल और दूसरी मिलेगी हमें हिपैटोसाइट सेल, जो उसकी मेन संरचना है। तो बच्चों हमने बात करी लीवर की। अब देखिए हमने बात करा था कि लीवर को अगर हम काटेंगे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाते हैं इस तरह से। ये अब इसी डायग्राम पे हम समझेंगे कि हमने पहले पढ़ा क्या था, इस तरह से ध्यान देना। व्यू ठीक है, यहाँ से हमने निकाला सिस्टिक डक्ट और उसे ले जाके हमने कनेक्ट किया राइट लोब ऑफ लीवर से। अब ध्यान दीजिए हमने बात करी राइट लोब, लेफ्ट लोब, और ये क्या हो गया, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक है, डक्ट ये पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाज हो गया। अब हमें करना क्या है, हमने क्या किया, इस लीवर को ऐसे काटा, काट के बाहर निकाला और उसमें जूम किया। जूम करेंगे तो हमें इस तरह का एक सामने डायग्राम दिखाई देगा। बात समझे ना, क्या हमें इस तरह का सामने डायग्राम दिखाई देगा। तो अब हमें क्या करना है, इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, हमने उस डायग्राम को और ज़्यादा जूम किया तब हमें ऐसे दिखने लगा संरचना। इसमें क्या है, बाहर की तरफ आपको एक हरे रंग की लाइनिंग दिखाई दे रही है, इसे हमने नाम क्या देते हैं, इसका नाम होता है बेटा
ग्लीजन कैप्सूल। क्या नाम होता है? ग्लीजन कैप्सूल। अब ये जो ग्लीजन कैप्सूल है, ये ग्लीजन कैप्सूल है क्या? इट इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या ये? कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। बात समझे? अब यहां पे देखिए इस तरह की संरचना दिखाई दे रही है आपको, इसे हम यहां बनाते हैं ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ जाए। ये ठीक है, ये क्या हो गया? सेंट्रल कैनाल जो बीच में सेंटर बना हुआ है। ठीक, साइड में हमने इस तरह से ये सेल्स लगा दिए। ठीक है ना? आप ध्यान दीजिए, ये जो मैंने चेन बनाई है इस तरह से, ये इस तरह की मैंने चेन बनाई। ठीक, हमने क्या किया? इस चेन की एक इंडिविजुअल सेल को बाहर निकाला, यूं निकाल दिया। अब सिंगल सेल को हमने नाम क्या दिया? हेपेटोसाइट। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो सेल है एक सिंगल सेल, क्या नाम दिया? हेपेटोसाइट। पूरे इस चेन को नाम क्या दिया? हेपेटिक कॉर्ड। अब अगर हम ऐसी दो चेन्स मिला दें, मतलब हमने यहाँ से तो चेन बाहर निकाल ली, अब क्या करेंगे? एक चेन और लगाते हैं यहाँ पे समझने के लिए, इस तरह से। मतलब अब इस चेन को भी बाहर निकालते हैं, इसे भी लेके बाहर निकालेंगे, तो इस तरह से हमें दो चेन्स मिल गए यहाँ पे। ठीक है ना? अब अगर इन दोनों चेन्स को एक साथ नाम दें तो क्या नाम देंगे? उसे नाम देंगे हम लोग हिपैटो या फिर हिपैटिक शीथ। क्या नाम दिया? हिपैटो या फिर हिपैटिक शीथ। बात समझे? तो ये हमारे पास था लीवर का क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना? अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनका अरेंजमेंट कौन सा है, कौन कौन सी संरचना में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ट्यूब मतलब डट, DUCT डट, कहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, कहाँ से क्या एंटर हो रहा है। तो इसके बाद हमें मिलेगा क्या? हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन, साइनसॉइड्स, कफर सेल, तो उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनका वहाँ पे काम क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि लीवर का जो क्रॉस सेक्शन है वो किस तरह का है। ठीक है ना? तो ये देखिए, अब यहाँ पे हमने यह बात करी। अब इसके जो पहले डायग्राम बनाया था हम लोगों ने वो कुछ इस तरह से बना हुआ था, ये। ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ उसी बात को समझाने के लिए। ये ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? राइट लोब, लेफ्ट लोब, डट सारे बना दिए। हमने क्या किया? यहाँ से लीवर का एक लोब काट के बाहर निकाला। बात समझे ना? हमने क्या किया? यहाँ से लीवर को काट के बाहर निकाला। जैसे ही हमने यहाँ से लीवर को काट के बाहर निकाला, उस लाइट को हमने क्या किया? जूम किया, माइक्रोस्कोप पर लगाया, जूम किया। तो जूम करने के बाद हमें इस तरह का एक संरचना दिखाई दे रही है सामने। क्लियर? अब ये है क्या? ये जो है इसे हम बोलते हैं लोब्यूल। क्या नाम दिया? लोब्यूल। ये लोब्यूल है क्या? यूनिट ऑफ लीवर, यूनिट ऑफ लीवर। बात समझ में आ रही है? अब मैंने तो बोल दिया ये यूनिट ऑफ लीवर है। अब यूनिट ऑफ लीवर में बना क्या क्या है सामने देखिए। पहले देखिए सेंट्रल कैनाल, जो इसके सेंट्रल कैनाल है वहाँ पे क्या है? सेंट्रल कैनाल ऐसे पार्ट है जहाँ पे हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक वेन एंटर करेंगे। हिपैटिक मतलब लीवर, आर्टरी मतलब ऐसी संरचना जो हमारे लीवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। बात समझ में आई? हिपैटिक वेन क्या है, या हिपैटिक पोर्टल वेन भी अगर हम बोलें तो वो क्या है? वो डिफरेंट पार्ट के बॉडी ऑर्गन से, हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, वहाँ से ब्लड लेके कहाँ पे आ रहा है? लीवर में, और लीवर से हमारे हार्ट में। तो वो यहाँ बात करेंगे, लेकिन अभी हमें इस पर बात करनी है। देखिए, अब सेंट्रल कैनाल पहला दिख रहा हुआ है। सेंट्रल कैनाल से नीचे की तरफ इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे संरचना जुड़ी हुई है। मतलब जो चेन आपको यहाँ पे दिख रही है इस तरह से, यूं इंडिविजुअल इस तरह की। बात समझे ना? अब इस चेन की जो हम एक छोटी सी सेल ले लें, भाई ये बहुत सारे हैं, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बनाए हुए हैं। हमने क्या किया? इसमें से सिर्फ एक सेल को बाहर निकाला, सिंगल एक। उसको नाम क्या देंगे? उसका नाम होता है हिपैटोसाइट। क्या नाम दिया? हिपैटोसाइट। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को साथ में ले लें, दो चेन एक साथ ले लें, बात समझना, मैंने क्या बोला? एक सेल बाहर निकाली, हिपैटोसाइट। अगर हम ऐसी दो चेन्स बाहर ले लें तो उसको हम नाम क्या देंगे? उसे हम नाम देंगे हिपैटोशीथ।
क्या नाम दिया, हिपैटोशीथ। दो चेन मतलब एक चेन हमारे पास ये हो गई, दूसरी चेन ये, दोनों चेन को साथ में मिलाया और साथ में नाम क्या दिया हमने, हिपैटोशीथ, ठीक है ना। अब अगर हम एक इंडिविजुअली सिंगल चेन की बात करें इस तरह से, ये सिंगल चेन है, अब इसे हम नाम क्या देंगे, इसका नाम हम देंगे हिपैटोकॉर्ड। बात समझें क्या बताया, एक सिंगल सेल हिपैटोसाइट पूरी चेन बना दी, सिंगल चेन, क्या नाम दिया, हिपैटोकॉर्ड। दो चेन्स साथ में जोड़ दी, क्या नाम दिया, हिपैटोशीथ। बात समझ में आई। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे तीन संरचनाएं हमने देखी, कौन कौन सी, हिपैटोसाइट, हिपैटोशीथ, और साथ में हमने देखा कि वहाँ पे हिपैटिक कॉर्ड क्या है, ठीक है। अब होता क्या है, अब उसी के साथ में देखिए एक और वर्ड लिखा है मैंने, साइनोसॉइड। क्या लिखा हुआ है, साइनोसॉइड। साइनोसॉइड क्या है, ये कि बहुत विचित्र चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत अलग सी चीज़ हो, नहीं। साइनोसॉइड जो होती है ये बहुत ही माइन्यूट, क्या है, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही पतली, मतलब हमारे बालों से भी कह लो आप लोग 10 मतलब 10 टाइम्स और ज़्यादा पतले होते हैं। बहुत ही माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज हैं। बात समझ में आई ना, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही पतली, हमारे बालों से भी ज़्यादा पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसे नाम क्या दिया हमने, साइनोसॉइड। उसके नीचे जब बढ़े, कफर सेल दिख रहा है आपको, फैगोसिटिक सेल दिख रहा है, और नीचे बढ़े रेटिकुलो एंडोथीलियम, तीन वर्ड्स है, ठीक है। कफर सेल, फैगोसिटिक सेल और रेटिकुलो एंडोथीलियम, ये तीनों की तीनों जो सेल्स होती हैं, ये तीनों कोशिकाएं हमारे लीवर में जो हार्मफुल कंपोनेंट आ जाता है, मतलब बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, उन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। कैसे, एक वर्ड मैंने वहाँ लिखा हुआ है, फैगोसिटिक। फैगोसिटिक का मतलब क्या होता है समझिए, मान लीजिए ये क्या बैक्टीरिया है, ये इस कैप को माना बैक्टीरिया है, हमारे लीवर में आया, ये क्या है, फैगोसिटिक सेल, वो आएगी और इस बैक्टीरिया को आके अपने अंदर इंगल्फ कर लेगी। बात समझ में आई, तो बैक्टीरिया खत्म, अंदर चला गया, ये होता है फैगोसिटिक प्रोसेस, ठीक है। उस प्रोसेस को कर कौन रहा है वहाँ पे, कफर सेल और रेटिकुलो एंडोथीलियम सेल। बात समझ में आई। नीचे आते हैं, अब वहीं पे एक वर्ड आ रहा है बाइल कैनालिकुलाई। बाइल का मतलब क्या है, बाइल जूस। कैनालिकुलाई का मतलब क्या है, केश नलिका। बात समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं, केश नलिका, मतलब बालों से भी पतली एक नाली की तरह संरचना, जहाँ से बाइल हमारा बाहर आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अब बीच में क्या दिखाई दे रहा है हमें, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन। अब ये जो साइट है, यहाँ से हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन दोनों ही यहाँ से एंटर हो रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, बाइल कैनालिकुलाई, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन, हमने इन तीनों को एक साथ मिलाया और नाम क्या दिया, पोर्टल ट्राइड। बात समझ में आ गई। क्या बताया, बाइल कैनालिकुलाई, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन, तीनों को साथ में मिला के हमने नाम क्या दे दिया, पोर्टल ट्राइड। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे जो साइनोसॉइड मैंने लिखा हुआ है इस पोजीशन पे, ये जो लिखा है साइनोसॉइड, साइनोसॉइड को मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में रेड कलर से मार्क किया हुआ है। ये क्यों, क्योंकि भाई ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैसा है, रेड है हमारा, पहली चीज़। दूसरा, साइनोसॉइड जो है, क्या आपको नहीं लग रहा कि साइनोसॉइड हमारे इस लीवर की आंतरिक संरचना में अल्टरनेट फॉर्म में है, यस और नो, यस अल्टरनेट फॉर्म में है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस तरह से सेल्स लगी है साइनोसॉइड्स, ये, और उसके बीच में लगी हुई है हमारे पास सेल्स, ये। तो जो साइनोसॉइड्स है, ये साइनोसॉइड हुए हमारे पास, और ये क्या हो जाए हमारे पास, कफर सेल या फैगोसिटिक सेल या फिर रेटिकुलो एंडोथीलियम सेल, इनके बीच में तो साइनोसॉइड लगे हुए हैं। तो क्या साइनोसॉइड हमारे यहाँ इस लीवर में अल्टरनेट फॉर्म में नहीं है, एक छोड़ के तीसरा, फिर इस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन अवर लीवर इन द अल्टरनेट फॉर्म, क्या जाएगा आंसर, साइनोसॉइड। बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तुमने बात कर ली। अब ध्यान दीजिए, अब लीवर में हमारे पास कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्लड ले भी रहा है और ब्लड दे भी रहा है, कैसे होगा, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन, नाम दिख रहा है आपको। ब्लड कहाँ पे दे रहे हैं, साइनोसॉइड पे, साइनोसॉइड से सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन क्या है, सेंट्रल वेन कोई अलग चीज़ नहीं है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेंट्रल कैनाल, अब या क्या दो आप, सेंट्रल वेन।
बात समझ में आई ना। सेंट्रल कैनाल और सेंट्रल वेन एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा है सेंट्रल वेन स्लैश कर दो, सेंट्रल कैनाल आप कर दो। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल वेन से ब्लड कहाँ जा रहा है, हिपैटिक वेन में, देन इंफीरियर वेना कावा। अब ध्यान दीजिए, नाम तो दिया IVC, भाई ये सब तो वर्ड हमने यहाँ पे देख लिया क्या है। IVC आपके लिए नया वर्ड है, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा है क्या, इंफीरियर वेना कावा वो संरचना होती है जो हमारे हार्ट के राइट साइड के अपर चैम्बर में, मतलब ऑरिकल में क्या ले जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। बात समझ में, कहाँ से, बॉडी के लोअर वाले पार्ट से, दैट इज द इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा ने क्या किया, ब्लड कहाँ भेजा, हार्ट में। हार्ट ने क्या किया, उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया, कहाँ भेजने के बाद, हमारे लंग्स में भेजने के बाद फिर ब्लड कहाँ पे किया, गट। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, क्या है वो, एलिमेंट्री कैनाल हमारी आहार नाल, वो कहाँ भेज रहा है वापस से, हिपैटिक पोर्टल वेन, देन हिपैटिक आर्टरी। तो ये पूरा चलता है सीक्वेंस जो हमारे लीवर में ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्या बात करी हमने, लीवर काटा, लीवर की यूनिट क्या थी, हिपैटिक लोब्यूल। उस हिपैटिक लोब्यूल में क्या मिला हमें, हिपैटोसाइट, सिंगल सेल हिपैटोसाइट, उन्हीं कोशिकाओं की पूरी चेन बना दी, हिपैटिक कॉर्ड, ठीक है ना, 2 चेन ले ली, हिपैटिक शीथ, क्लियर। अब वहीं पे जो वर्ड मिले, साइनोसॉइड, साइनोसॉइड क्या था, माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज के, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही पतले ब्लड कैपिलरीज थे। अब उन साइनोसॉइड के बीच में क्या लगा था, कफर सेल या कह लो फैगोसाइटिक सेल, उन्हीं के साथ में क्या था, रेटिकुलो एंडोथीलियम सेल। काम क्या था, बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करना, फैगोसाइटिक नेचर है उनका, ठीक है। अब बीच में से क्या एंटर हो रहा था, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन। अब उन्हीं के साथ में क्या था, बाइल कैनालिकुलाई, बाइल मतलब बाइल जूस, कैनालिकुलाई हमारे पास क्या था, कैनालिकुलाई जो था हमारे पास एक ही बहुत ही पतली केश नली, केश मतलब बाल, बालों से भी ज़्यादा पतली संरचना जहाँ से बाइल आ रहा है, ठीक है। इन तीनों को मिलाया साथ में, किसे बाइल कैनालिकुलाई, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन, तीनों को साथ में लिया, नाम क्या दिया, पोर्टल ट्राइट। बात समझ में आ गई। फिर बड़े हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ पे जा रहे हैं, साइनोसॉइड, ये कहाँ पे ब्लड ले जा रहा है, सेंट्रल वेन से हिपैटिक वेन में, देन इंफीरियर वेना कावा, हार्ट, गट एंड वापस से हिपैटिक पोर्टल वेन। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा चलता प्रोसेस, और ये थी हमारे पास लीवर का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट्स नहीं होंगे आई थिंक। तो बच्चों लीवर हमारा, ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट्स और आपके एनसीईआरटी में पॉइंट और दिया है, उन्होंने कहा है कि हिपैटिक लोब्यूल इज द यूनिट ऑफ लीवर, हिपैटिक लोब्यूल इज द यूनिट ऑफ लीवर। अब लीवर का वेट कितना है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। लीवर इज अप्रॉक्सीमेटली 1.2 to 1.5 kg, मतलब 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 500 ग्राम तक हमारे लीवर का वजन होता है, ठीक है। ये पॉइंट ऐसा है कि समझाने वाला नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली वेट है, हो सकता है 1.3 हो, 1.4 हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि 1.2 होगा या फिर 1.5 होगा, ऐसा नहीं है, हो सकता है 1.25 हो। 1.2 से लेकर 1.5 के बीच में किसी भी नंबर में आपके लीवर का वेट हो सकता है। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है, पता होना चाहिए आपको कि लीवर जो होता है, लीवर हैज़ द ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन। बात समझ में आई ना, लीवर हैज़ द ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन। कैसे, बहुत किससे ये सुना होगा कि जो ड्रिंकर होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करेंगे उनका लीवर खराब हो जाता है। तो आखिरी ऑप्शन बचता है लीवर सर्जरी, ठीक। तो क्या होता है, अगर लीवर सर्जरी हो रही है तो क्या करेंगे, लीवर है आधा खराब हुआ, आधा लीवर काटेंगे, अलग कर देंगे, लीवर दोबारा से अपने आप को पूरा का पूरा रीजनरेट कर देंगे। हम इसलिए बोलते हैं लीवर हैज़ अ ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन। बात समझ में आई। लास्ट पॉइंट, लीवर को हम क्या बोलते हैं, क्या ये ग्लैंड है, यस ग्लैंड है, बट 2 पॉइंट में कन्फ्यूजन होता है, क्या लीवर हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है या सिर्फ ग्लैंड है। तो सुनिए, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के सबसे जो बड़ा ग्लैंड है वो कौन सा है, लीवर है, बट लीवर इज नॉट द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। बात समझिए, क्या बोला कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, क्लियर, बट लीवर इज नॉट द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, थायराइड, याद रखना, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, दैट इज द लीवर। तो 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, वेट 1.2 to 1.5 kg, यूनिट क्या लीवर की, हिपैटिक लोब्यूल्स, और लीवर क्या है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, इट इज नॉट द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, दैट इज द थायराइड, और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, दैट इज द लीवर। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट्स।
अब हम बात करेंगे इसके आगे। तो बच्चों अभी हमने बात करी लीवर के बारे में, लीवर का संरचना देखी और देखा कि लीवर का क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो हमें कौन कौन सी संरचनाएं या स्ट्रक्चर उसके अंदर दिखाई देंगे। अब हमें बात करनी है कि लीवर के फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ लीवर क्या है, लीवर हमारी बॉडी में कर क्या रहा है। तो देखिए ये सारे के सारे हमारे लीवर के काम है, हम लोग इंडिविजुअली 1 बाय 1 लेके चलेंगे। ठीक, पहला फंक्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन। सुनिए, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन इज दैट कंपाउंड ऑफ द बॉडी विच इज प्रोड्यूस बाय द लीवर। हमारी बॉडी का ऐसा कंपाउंड है जो लीवर बना रहा है। काम क्या इसका, इस एंजियोटेंसिनोजन की मदद से हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। बात समझ में आई ना, एंजियोटेंसिनोजन की मदद से हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होता है। अब कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है, ये हम पढ़ेंगे कहाँ पर, ये हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में रास मैकेनिज्म, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जब पढ़ेंगे ना हम लोग, कहाँ पे, हम लोग किडनी वाले चैप्टर मतलब एक्सक्रीटरी चैप्टर पे, तो डिटेल वहाँ बात करेंगे। ठीक, दूसरा दिख रहा है हमें बाइल। बाइल यहाँ पे काम क्या कर रहा है, बाइल का फंक्शन क्या है, जो बाइल यहाँ दिख रहा है आपको, ये बाइल हमारा फैट को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है। मतलब इन द डाइजेशन ऑफ फैट कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, बाइल। क्लियर, फैट को ये ब्रेक कर देगा, किसमें, पहला कंपोनेंट होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। बाइल को प्रोड्यूस करना हमारे लीवर का मेजर फंक्शन है, बाइल को प्रोड्यूस करना बॉडी का हमारे क्या है, लीवर का क्या है, मेजर फंक्शन है। तो बाइल का जो कंपोजिशन है वो हम देखेंगे इसके बाद लास्ट में, स्पेसिफिकली बाइल के बारे में। ठीक है, आगे देखिए कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का पॉलीसेकेराइड है कि नहीं, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, इस कोलेस्ट्रॉल को हमारा लीवर अपने अंदर क्या कर लेगा, डिपॉजिट। बात समझ में आ रही है, तो कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर डिपॉजिट करना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, देखिए डी मतलब हटाना, टॉक्सिफिकेशन मतलब ऐसे कंपोनेंट जो हार्मफुल हैं, जो जहरीले हैं, मतलब जहरीले पदार्थों को हमारे लीवर से हटाना। किसकी मदद से, कौन हटा रहा है, लीवर हटा रहा है, किसकी मदद से, इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस की मदद से। बात समझे। एक्सक्रीशन, अब ध्यान दीजिए, अब एक्सक्रीशन का मतलब क्या, बाहर निकालना। क्या मतलब है, बाहर निकालना। क्या बॉडी में अगर लीवर डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को हटा रहा है, तो क्या वो उसका एक्सक्रीशन नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। ध्यान दीजिए, फिर आता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, हिपैटिक पोर्टल वेन है कि नहीं, हिपैटिक पोर्टल वेन। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो रहा है किसकी मदद से हो रहा है, हिपैटिक पोर्टल वेन की वजह से। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रोसेस है हमारा, ये देखिए नाम आपको लगेगा जो सिमिलर है। पहला ग्लाइकोजिनोलिसिस, नाम दिख रहा है। दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। अब ध्यान दीजिए, दो वर्ड आ रहे हैं। पहला आपके सामने एक वर्ड दिख रहा है ग्लाइको, ठीक है, दूसरा दिख रहा है ग्लूको। क्लियर, अब इसके साथ में दो वर्ड और दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है आपको लाइसिस, क्या देखिए, लाइसिस मतलब टूटना, जेनेसिस मतलब बनना। क्या मतलब है, लाइसिस का मतलब टूटना, जेनेसिस का मतलब बनना। क्लियर, अब है क्या, अब इसके नाम से ही हम इसका निकालेंगे सॉल्यूशन क्या है। ध्यान दीजिए, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, तो ग्लाइको का मतलब बेटा यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ग्लाइकोजन लिख दीजिए। क्लियर, ग्लाइकोजिनोलिसिस, लिसिस मतलब टूटना। अब अगर हम ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज। अब बताती है जरूरत पड़ी क्यों। ध्यान दीजिए, जो ग्लाइकोजन है वो मेजर हमारी बॉडी में कहाँ पर स्टोर हो रहा है, पहला लीवर में, दूसरा मसल्स में। अब अगर किसी इंसान को 2 दिन खाना नहीं दोगे तब क्या होगा, उसकी बॉडी में जो स्टोर फूड मटेरियल है वो टूटेगा सिंपल फूड मटेरियल में। और स्टोर फूड मटेरियल है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में। तो वो जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज। और मैंने पहले बताया था आपको कि जो ग्लूकोज है दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी का एक तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हमें ग्लूकोज पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ग्लाइकोजन को तोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई ना। और उस प्रोसेस को नाम क्या दे दिया हमने, ग्लाइकोजिनोलिसिस। बात समझे, आगे बढ़ते हैं।
दूसरा वर्ड आ रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ध्यान दीजिए, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब बनना, मतलब नए पदार्थों से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। अब नए पदार्थ कौन से? नए पदार्थ का मतलब यहाँ पर है ऐसे कंपोनेंट जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है। बात समझ में आई ना? मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? ग्लूकोनियोजेनेसिस। थर्ड, ग्लाइकोजेनेसिस। अब इसका मतलब क्या है? ये चीज़ हमारी पहले वाली प्रोसेस के उल्टा है। क्या? यहाँ पे ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब बनना। जब ग्लाइकोजन टूट रहा था, ग्लूकोज बन रहा था, तो ग्लूकोज से क्या ग्लाइकोजन बनना पॉसिबल नहीं है ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए, अब अगर समझिए सीधी सी बात, किसी इंसान को 4 रोटी की आवश्यकता है उसे जीने के लिए, वो खा रहा है 6 रोटी। बात समझ में आई ना? तो जो 2 रोटी ज़्यादा खा रहा है उसका काम क्या करेगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट में या फिर ग्लाइकोजन में। बात समझिए, तो क्या होगा? जो बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो रहा है? ग्लाइकोजन है। मतलब कन्वर्जन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ग्लाइकोजन, द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। बात समझ में आई नहीं? लास्ट में देखिए, ग्लाइकोजन स्टोरेज। क्या दिया हुआ? ग्लाइकोजन स्टोरेज। हमारे लीवर में भाई ग्लाइकोजन भी तो स्टोर हो रहा है क्या ना? हो रहा है कि नहीं? ग्लाइकोजन भी स्टोर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और कोलेस्ट्रॉल को बना भी कौन रहा है? हमारा लीवर। बात समझ में आई? क्या कोलेस्ट्रॉल भी स्टोर है हमारे लीवर के अंदर, और इस कोलेस्ट्रॉल को बना भी कौन रहा है? लीवर। ग्लाइकोजन भी स्टोर है बॉडी हमारे लीवर में, और बना कौन रहा है? हमारा लीवर। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आया हीमोपोएटिक ऑर्गन। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो एडल्ट्स हैं उनमें ब्लड कौन बना रहा है? उनमें ब्लड बनाने वाला पार्ट होता है बोन्स। कौन होता है? बोन्स। बोन्स के अंदर बोन मैरो जो होता है वो बना रहा है ब्लड। लेकिन जो एम्ब्रियो है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि हीमोपोएटिक ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में ब्लड कौन बना रहा है? हमारा लीवर। लीवर के साथ एक और ऑर्गन है जो ब्लड बनाता है, वो कौन सा है? उल्टा होगा, ध्यान दीजिए। हमारी बॉडी में उसे बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। समझिए, हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या आंसर होगा? स्प्लीन। मतलब एम्ब्रियो में लीवर और स्प्लीन दोनों ब्लड बना रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और लीवर किस में काम कर रहा है? डाइजेशन में, है कि नहीं? लेकिन एम्ब्रियो में क्या है? लीवर और स्प्लीन दोनों ही क्या कर रहे हैं? वहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा देखिए, हिपैरिन फॉर्मेशन। अब हिपैरिन पे क्वेश्चन आता है, बेटा पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी कोएगुलेंट ऑफ द ब्लड। एंटी मतलब अपोजिट, कोएगुलेंट मतलब जमने के लिए। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लड को जमने से रोकेगा? तो क्या हो जाएगा वो? हिपैरिन। दिस हिपैरिन इज द एंटी कोएगुलेंट ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट आता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है। चोट लगी, ब्लड बाहर आया, है कि नहीं? ब्लड बाहर आने के बाद वो ब्लड जम जाता है, काला पड़ जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है। ठीक है ना? नेक्स्ट पढ़ते हैं, रेटिकुलो एंडोथीलियम सेल, REC। क्या होगा? REC। अब यहाँ पे ये जो सेल आपको दिख रही है, ये वाली रेटिकुलो एंडोथीलियम सेल, ये एक तरह की मैक्रोफेज है। क्या है ये? मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज है। और जो मैक्रोफेज सेल्स होती हैं वो होती हैं हमेशा ही फैगोसिटिक इन द नेचर। मतलब जो हार्मफुल सेल्स हैं उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। कौन? हमारे मैक्रोफेज सेल ऑलवेज। एल्ब्यूमिन ब्लड प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन भी एक तरह का प्रोटीन कंपोनेंट है जो कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड में। बना कौन रहा है? लीवर। और काम क्या है इसका? ब्लड को क्लॉट करना। यूरिया आप जानते ही हो, यूरिया क्या है? एक तरह का क्या है? ये पॉइजनस कंपोनेंट है यूरिया हमारे पास। और यूरिया कहाँ बन रहा है? हमारे लीवर में। और यूरिया को बनाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल मतलब द प्रोसेस ऑफ यूरिया फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ यूरिया फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? हमारा ऑर्निथिन साइकिल। आगे बढ़ते हैं, लिम्फ भी कहाँ बन रहा है हमारे पास? लीवर में। तो ध्यान दीजिए, ये जितने भी कंपोनेंट है वो कहाँ पे रहा है? हमारे पास लीवर में। अब लीवर बना क्या रहा है? एंजियोटेंसिनोजन लीवर बना रहा है, बाइल लीवर बना रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिटॉक्सिफिकेशन भी कहाँ हो रहा है? लीवर में, एक्सक्रीशन लीवर में, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड लीवर में। ये सारे के सारे प्रोसेस हमारे कहाँ पे हो रहे हैं? लीवर के अंदर। ठीक है, हमने बात करी बात लिम्फ तक। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, स्टोरेज ऑफ B12 KEDA, ये विटामिन है सारे। ये सारे के सारे जो विटामिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बेटा,
ये सारे विटामिन हमारे पास कैसे हैं, ये सभी के सभी फैट सॉल्यूबल हैं। कैसे? सब हमारे फैट सॉल्यूबल विटामिन हैं। कहाँ पर स्टोरेज हो रहा है? लीवर में। मिनरल्स एंड वाइटिलोजेनेसिस, वाइटिलोजेनेसिस एक नया वर्ड है, इससे को बोलते क्या है? देखिए, मिनरल्स आप जानते ही हो, जो मिनरल्स आप खाते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वाइटिलोजेनेसिस। वाइटिलोजेनेसिस क्या है? बड़ा अच्छा सा वर्ड है, आपने सुना होगा एक वर्ड, अंडे के अंदर एक प्रोटीन होता है, सुना है, ठीक है ना। हम लोग जनरली उससे बोल देते हैं यॉर्क, YOLK, बात समझ में क्या बोलते हैं? यॉर्क। तो हमारी बॉडी जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे होती है, ठीक है ना, जब हमारी बॉडी एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे होती है, या एनिमल्स की बॉडी जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे होती है, उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो यॉर्क फॉर्मेशन है, मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क है, फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क, इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया? वाइटिलोजेनेसिस। मतलब फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क इन द बॉडी ऑफ एनिमल, दैट इज नोन एज वाइटिलोजेनेसिस। कहाँ पे हो रही है? लीवर में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पूरे प्रोसेस थे जो लीवर में हमारे पास परफॉर्म हो रहे थे। बात समझे? मेजर फंक्शन जो लीवर का आपने हमेशा पढ़ा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बाइल। अब बेटा कार्य तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कैसे याद होंगे? अब ध्यान दीजिए, इसे याद करने का तरीका कैसे आप इसे याद करोगे। देखिए, तो बच्चों हमने बात करी लीवर के बारे में। अब सामने देखना आपको लीवर के हमारे 20 कार्य हैं, मतलब 20 फंक्शन है। अब इसे याद करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। जब मैंने ये आपको स्लाइड स्टार्ट करी थी यहाँ से, तो आपने ध्यान दिया हो कि मैंने सीक्वेंस लिया था ABCDEFG, ठीक है ना, H, देन PRAFUL। बात समझे? हम इतना जो पार्ट है उसके बारे में बाद में बात करते हैं, ये पहले बात करते हैं यहाँ के बारे में। ध्यान दीजिए, A फॉर एंजियोटेंसिनोजन, B फॉर बाइल, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, E फॉर एक्सक्रीशन, F फॉर फिल्ट्रेशन, G फॉर हमारे 4 प्रोसेस कौन कौन से? ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और लास्ट वाला ग्लाइकोजन स्टोरेज। तो ये जो हमारे ये हो गया क्या सारे? G फॉर ये क्या हो गया? A, B, C, D, E, ये हमारा हो गया F। आगे बढ़ते हैं, G के बाद क्या आता है? H। क्लियर? आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए PRAFUL। अगर मैं इस पूरी स्पेलिंग को साथ में लिखूं, क्या पढ़ेंगे? PRAFUL, मतलब प्रफुल्ल, याद रहेगा, ठीक है। P फॉर प्रोथ्रोम्बिन, R फॉर रेटिकुलर सेल, A फॉर एल्ब्यूमिन, F फॉर फाइब्रिनोजन, U फॉर यूरिया और L फॉर लिम्फ। तो ये हमारे फंक्शन हुए लीवर की याद करने का तरीका। अब ध्यान दीजिए, अब विटामिन आपको तरीका बता दूं याद करने के। जो फैट सॉल्युबल यहाँ विटामिन दिख रहे हैं आपको, ये कैसे याद करोगे? एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है हिंदी का, जिसे हम बोलते हैं, बताओ बच्चों, इसे आप क्या पढ़ोगे? क्या लिखा है? कीड़ा। कीड़ा ये जो उड़ता रहता है, कीट पतंगे, कीड़ा लिखा हुआ है। अब अगर इसे मैं लिखूं KEDA, मतलब क्या हुआ? कीड़ा। याद हो गया? नहीं बोलोगे आप लोग? तो क्या हुआ? कीड़ा क्या है? हमारे लीवर में प्रेजेंट है। कीड़ा मतलब KEDA, विटामिन। अब आप सुनिए, एक बड़ा सा कीड़ा है, 12 साल उम्र है, KEDA। क्या बताया मैंने? बड़ा सा कीड़ा है, 12 साल उम्र है, और कीड़ा हमारा। याद हो जाएंगे सारे फंक्शन लीवर के। तो इस आसान तरीके से आप लीवर के सारे फंक्शन यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो इसके पहले वाले स्लाइड में देखा हमने कि हमारा जो लीवर है उसका क्या काम था, उसका फंक्शन क्या था, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है। वहाँ पे हमने बात करी कि लगभग 20 फंक्शन थे हमारे पास। एक मैंने ट्रिक बताई आपको, ABCDE, A फॉर एंजियोटेंसिन, B फॉर बाइल, C फॉर डीएमिनेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, E फॉर एक्सक्रीशन, ये बताया था। फिर मैंने बताया था आपको एक नाम प्रफुल्ल। तो ये 2 ट्रिक्स थे जिससे आप आराम से लीवर के सारे फंक्शन याद कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जब हम बात कर रहे थे लीवर के फंक्शन के बारे में, वहाँ पे सेकेंड पॉइंट आया था क्या? बाइल। याद है ना आपको? बाइल। आप लोग बहुत पहले से भी पढ़ा होगा आपने कि लीवर हमारा बाइल को अपने अंदर से बाहर रिलीज कर रहा है, ठीक। अब बाइल है क्या, उसमें क्या प्रेजेंट है, जो उसका फंक्शन क्या, स्पेसिफिकली व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल। यहाँ पे देखिए, तो बाइल में हमारा जो pH है दैट इज 7.4 to 7.6 लगभग। तो अगर हम बोले कि बाइल कैसा है हमारा, क्या ये बाइल हमारा एसिडिक है? नहीं, दिस बाइल इज बेसिक। व्हाट इज द बेसिक? क्या कह रहे हैं हम लोग? एल्कलाइन है। बात समझ में आई ना?
अगर ये बेसिक है या फिर अल्केलाइन है तो क्या ये बाइल हमारा एसिडिक कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज करने का काम नहीं करेगा? करेगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। वाटर इज 98%, सही बात है, लेकिन क्या ये फिक्स अमाउंट है वाटर का कि क्या सिर्फ 98% ही वाटर होता है? इट इज़ द अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट। मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने वहाँ भी बताया था, जब मैंने आपको बोला था कि जब हम बात कर रहे थे लीवर की, तो वहाँ पे मैंने एक इस तरह से जब एक डायग्राम बना हुआ था, याद करिए आप लोग, ये ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो और यहाँ पे हमने निकाली थी एक सिस्टिक डक्ट, नीचे लेके आए थे हम लोग, यहाँ लगा दिया था हमने पैंक्रियाज इस साइड पे, और पैंक्रियाज के नीचे हम जब आए थे, इसे क्या नाम दिया था हमने? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। यहीं के नीचे क्या मिल गया था हमें? एम्प्यूला, और यहाँ से हमारा लगा हुआ था गॉल ब्लैडर। याद आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, जब मैंने पढ़ाया था आपको ये, तो इस गॉल ब्लैडर पे मैंने आपको 2 काम बताए थे। याद आ रहा है? पहला काम क्या था? पहला काम था क्या? फर्स्ट फंक्शन जो था इसका वो था बाइल जो आ रहा है इस गॉल ब्लैडर के पास स्टोर होने के लिए, उस बाइल को कॉन्सेंट्रेट करना। याद आ रहा है? क्या बताया था? बाइल को कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है ना। फिर दूसरा फंक्शन क्या था इस गॉल ब्लैडर का? दूसरा काम था बाइल को अपने अंदर स्टोर करना। याद आ गया? पहला काम कॉन्सेंट्रेट दी बाइल, दूसरा काम बाइल को अपने अंदर स्टोर करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वाटर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 98%, मैंने बोला था अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लें 96% या क्या लें हम लोग 97%, जो वाटर हमारा बाइल के साथ में आ रहा था। देखिए ये लीवर है हमारा, समझिए, लीवर ने क्या रिलीज किया? बाइल। अब इस बाइल में हमारा अप्रॉक्सीमेटली 96%, 97 बोल लें या कह लें 98%, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती, दैट इज नॉट अ फिक्स, वो फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक। ये कहाँ पर आया हमारे पास? गॉल ब्लैडर पे, ठीक है ना। इस गॉल ब्लैडर में जब ये बाइल आया, इसने क्या किया? इस गॉल ब्लैडर ने बाइल के अंदर से कुछ अमाउंट जो वाटर का था वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया। बात समझ में आई? क्या किया? वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया। तो ये गॉल ब्लैडर जब इस बाइल को वापस से रिलीज करेगा तो वो कैसा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड। इतनी बात समझ में आई? दैट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसीलिए हमने क्या लिखते हैं? अप्रॉक्सीमेटली वाटर इन 98%, इट मे बी वेरी 96 और 97%, ठीक है। डेली जो हमारा बाइल लीवर से रिलीज हो रहा है वो कितना है? 500 ml। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिक्स अमाउंट है, अप्रॉक्सीमेट क्या लॉ फिक्स अमाउंट है? 500 ml, ठीक है। बाइल इज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ लीवर। अब एक बात यहाँ पे आ रही है, अब आपको के दिमाग में एक सवाल आएगा कि बाइल इज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ लीवर क्यों बोला गया? हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ बात होती है किडनी की। किडनी क्या है? एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कि नहीं है? वो क्या कर रहा है? वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहा है। तो क्या बाइल हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है? बताइए बेटा। एक्सक्रीटरी वर्ड यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि लीवर जो है वो अपने अंदर से बाइल को बाहर निकाल रहा है। आई बात समझ में? वो अपने अंदर से बाइल को बाहर निकाल रहा है, इसलिए क्या यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया गया है? एक्सक्रीटरी। क्लियर? आगे अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहा है आपको बाइल के, क्या दिख रहा है? पहला न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। सही बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है? HCl क्या यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब इस वर्ड को हम कैसे वो समझेंगे? जब मैंने आपको पहले बोला फर्स्ट पॉइंट में कि जो pH वैल्यू है हमारे पास बाइल का वो कितना है? दैट इज 7.4 to 7.6। अब यहाँ देखिए इस तरह से हमारे पास एक एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है आपके सामने, ये ध्यान से देखना बच्चों, ये हमने बना दिया इस तरह से, ठीक। यहाँ पर आके हमारा लीवर एंड सॉरी जो हमारा स्टमक है वो यहाँ पे एंड हुआ। जहाँ पर ये एंड हो रहा है इस साइड पे हमारा कनेक्ट है लीवर, ये जोड़ दिया लीवर। आप समझिए यहाँ से जो फूड पास होके आ रहा है, मैंने आपको बोला था जब पहले पढ़ाया था मैंने आपको आमाशय मतलब पेट के बारे में, वहाँ मैंने बोला था कि जो हमारा पेट है, जो आमाशय है, उस स्टमक में हमारे पास बहुत ही हाईली एसिडिक मटेरियल होता है। बोला था ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक है, बोला था। जब जो फूड है, ये फूड हमारा यहाँ से पास होकर ड्यूडेनम में आएगा, तो एक बात बताइए, क्या फूड के साथ एसिड नहीं होगा? होगा। बात समझ में आ रही है? क्या बताया भाई?
स्टमक से आया, फूड के साथ क्या एसिड है, वो एसिड हमारे कहाँ पर आ गया, ड्यूडेनम में, और ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, इस ड्यूडेनम से कनेक्ट किया है हमारा लीवर, बात समझे। और जैसे ये हमारा लीवर कनेक्ट है इसमें से, और इसने क्या किया, यहाँ से बाइल रिलीज कर दिया, कौन आ गया, यहाँ आ गया बाइल। तो बाइल जो होगा वो बाइल क्या इस एसिड को, मतलब जो HCl है, क्या उसे न्यूट्रलाइज करने का काम नहीं करेगा, बोलिए करेगा। क्यों, क्योंकि बाइल का pH वैल्यू कितना है, 7.4 to 7.6। और ध्यान रखिए जो बाइल कंपोनेंट हमारे पास, इस बाइल कंपोनेंट में हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है जिसमें बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट। बात समझ में आ रही है। बाइकार्बोनेट की वजह से हमारा जो HCl वाला फूड यहाँ पे आ रहा है, उस फूड को न्यूट्रलाइज कौन कर दे रहा है, हमारा बाइल। इसलिए क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। अब ये जो HCl लिखा हुआ है, ये HCl आ कहाँ से रहा है, ये HCl आ रहा है हमारा स्टमक से। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर बढ़ते हैं, एक वर्ड है इमल्सिफिकेशन, बड़ा अच्छा सा वर्ड है, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, इमल्सिफिकेशन। लेकिन इसका मतलब क्या है, मैंने आपसे बोला था जब मैं आपको बाइल पढ़ा रहा था वहाँ पे, इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने बोला था जो बाइल है वो फैट को ब्रेक करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, याद आ रहा है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो फैट कंपोनेंट है हमारा, ये उस फैट को तोड़ देना, किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। बात समझ में आई ना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। क्लियर, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, फैट को तोड़ देना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। लास्ट पॉइंट सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते भी हैं कि हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब इसका मतलब क्या, देखिए ये बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, लोग आप लोग पढ़ते तो हो, लिखा भी सामने कि यहाँ पे जो बाइल है हमारा वो फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है, बट कर कैसे रहा है। अगर मैं बच्चों आपसे बोलूँ कि जो हमारा फूड मटेरियल है वो फूड मटेरियल कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या आंसर दोगे आप लोग, आप आंसर दोगे कि जो फूड मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, यस और नो, यस। कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, बोलिए, जेजुनम में। तो देखिए जो फैट है हमारा, ये फैट, अब आप बताइए फैट या फैटी एसिड हमारा ये कैसा होगा, ये हाइड्रोफोबिक होगा या हाइड्रोफिलिक होगा। सीधी सी बात समझिए देसी भाषा में, जो हमारा फैट है या जो फैटी एसिड है ये हमारा पानी से प्यार करेगा या पानी से नफरत करेगा। अगर प्यार करेगा तो पास में आएगा, नफरत करेगा तो वो दूर जाएगा। समझिए, आपने एक बाल्टी लिया पानी का, उसमें आप डाल दीजिए तेल, ऑयल डाल दिया आपने, तो जो फैट का है जो ड्रॉपलेट है क्या वो पानी के नीचे बैठेगा, क्या वो डिजॉल्व होगा, नहीं, वो डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारा फैट कैसा है, फैट इज द हाइड्रोफोबिक। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे ये चीज, ये हमने बनाई अपनी एक इंटेस्टाइन, कौन सी, ये हमने बना दी अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे पास मिडिल वाला पार्ट है। क्या नाम दिया था उसे हमने, जेजुनम पार्ट। याद है क्या नाम दिया था, जेजुनम। पहला पार्ट ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट जेजुनम, तीसरा पार्ट इलियम। ये कौन सा पार्ट है, ये जेजुनम पार्ट है। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पर आ गया हमारे पास एक फैट का मॉलिक्यूल, ये हमने माना ये फैट है। क्लियर, और इसमें भरा हुआ है लिक्विड, ये भर दिया हमने लिक्विड। तो एक बात बताओ, क्या ये फैट मॉलिक्यूल इस लिक्विड की सरफेस पे आ पाएगा? सीधी सी पॉइंट है मेरा, क्या ये फैट मॉलिक्यूल इस लिक्विड की सरफेस पे आ पाएगा? नहीं। क्यों? फैट कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। अगर ये इंटेस्टाइन की सरफेस पे नहीं आया तो क्या इसका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है? बोलिए, क्या पॉसिबल है? नहीं, इसका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए होगा क्या, अब इस फैट मॉलिक्यूल को जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ध्यान दीजिए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब क्या होगा, इस फैटी एसिड के चारों तरफ आ जाएगा हमारे पास बाइल सॉल्ट। क्या आ गया, बाइल सॉल्ट। जैसे ही बाइल सॉल्ट आके इस फैटी एसिड को कवर करेगा, फैटी एसिड कैसा था, हाइड्रोफोबिक, बाइल सॉल्ट कैसा है, हाइड्रोफिलिक। अब जो हाइड्रोफोबिक था वो तो कवर हो गया, बाहर क्या बचा, हाइड्रोफिलिक। ये बाइल सॉल्ट इस फैटी एसिड को लेकर आ जाएगा इसकी सरफेस पे। बात समझ में आई ना? क्या बताया, फैट था, ध्यान दीजिए, फैट टूटा किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये जो फैटी एसिड है हमारे पास, इस एसिड के चारों तरफ क्या लग गया हमारे पास, बाइल सॉल्ट।
इस बाइल सॉल्ट के यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से फैटी एसिड हमारा कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक। और जैसे ही हाइड्रोफिलिक हुआ ये आके अटैच हो गया हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे, और जैसे ये सरफेस पर अटैच होगा इसका यहाँ पे इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बात समझ में आई ना? तो ये होता है प्रोसेस, इसीलिए लिखा हुआ है हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। बात समझ में आई? तो क्या बात करी हमने कि बाइल हमारा कैसा है, 7.4 to 7.6 पीएच वैल्यू दे रहा है, 98% वाटर है या क्या 96 या 97% अप्रॉक्सीमेटली। डेली सेक्रीशन 500 ml दे रहा है। बाइल इज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ लीवर, ऑब्वियसली बात है यार, लीवर से निकल रहा है तो एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ही तो हुआ। फंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, इमल्सिफिकेशन क्या बताया आपको, फैट को ब्रेक करना फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दिया। अब न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोला था, क्योंकि स्टमक से हमारा जो HCl आ रहा था कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसे कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, बोलिए बाइल, क्योंकि बाइल में एक और कंपोनेंट था क्या हमारे पास, बाइकार्बोनेट। बताया था आपको क्या था, बाइकार्बोनेट। अब एक बात ध्यान रखो कि सिर्फ बाइल, ऐसा नहीं कि जो न्यूट्रलाइजेशन है वो सिर्फ बाइल कर रहा है, नहीं, सिर्फ बाइल नहीं कर रहा है, और भी कंपोनेंट है। जब हम पढ़ेंगे पेंक्रियाज तो वहाँ देखेंगे वहाँ से भी भाई बाइकार्बोनेट आ रहा है, वहाँ भी कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमारे उस एसिडिक मटेरियल को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहे हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट आता है कि ओनली एंड ओनली बाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू न्यूट्रलाइज द एसिड, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि बाइल के अलावा बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। बात समझ में आई ना? तो बच्चों यहाँ पर आके हमारा लीवर फिनिश होता है। क्लियर? इसमें कोई डाउट्स आई थिंक नहीं होगा आपको, ठीक है? तो आज तक का हमारा लेक्चर सिर्फ इतना ही रहेगा। थैंक यू।